तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 72वीं की। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता चल चुका है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और फॉर्म भी आज से फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स पे हम लोग आज बातें कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हो जो यहाँ पे पद दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है वो बताई गई है। ठीक है। इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, और अगर नहीं मिले तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जा कर के इसे अच्छे से पढ़ना। ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर वो भरना चाहते हैं फॉर्म, तो वह लोग नहीं भर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्लियरली जान लीजिए। चलिए, अब आइए कुछ फैक्ट्स बात करते हैं। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ठीक है। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही देय होगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुका है। ठीक है। यानी कि अगर अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वह भी इस फॉर्म को फिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जनरल की कैटेगरी के में आएंगे, और जो जितना भी जनरल का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है उतने उनको लाने होंगे। तो उन्हें जो फाइट करनी है, जनरल में फाइट करनी है। ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो अदर स्टेट वालों, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आरक्षण अगर चाहिए तो उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से होंगे? एक, जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा होगा अस्थायी निवास यानी मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ठीक है। चलिए, अब आगे। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब आ जाते हैं विवाहित महिलाएं के बारे में। जो आरक्षण का जो नियम है उसे जान लेते हैं। तो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब डी में जान लेते हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में जान लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र प्रथम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है। तो ये है आरक्षण के जो आपके जो नियम है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो रिजर्वेशन है ऑनलाइन आवेदन में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो ये जो कोड दिया हुआ है एक है, ये UR इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है। चलो,
और ना इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैंने कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं उसी पे बात करूँगी, ठीक है। चलो अब इसको जान लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक दिनांक 9/7/2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। तो महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो 35% का मिलेगा, जो यहाँ की यानी बिहार की मूल निवासी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष से 21 वर्ष और 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व मेल के लिए 37 और अनरिजर्व महिला और जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके अगर मेल फीमेल की बात करें तो 40 यानी 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में मेल और फीमेल की बात करें तो 42 ईयर्स के जो लोग हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी कुछ है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना। अगर मैं इसी में बनाते रह जाऊँगी तो बहुत बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग खुद ही उब जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद भी मेहनत कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 72वीं जो परीक्षा है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी FAO अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपये है, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में प्रत्येक परीक्षा 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। अब आ जाते हैं परीक्षा के प्रारूप पे बात करते हैं। तो मस्त जो चेंजिंग हुई है, चलिए ये है PT। तो अभी आप लोग PT देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। तो चलिए पहले PT की बात ही कर लेते हैं। तो PT की अगर बात करें तो ये परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, यानी कि ये नियम जो है लागू हो चुका है इस एग्जाम में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ABCDE प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर यानी कि ABC या D में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प E का चयन करना अनिवार्य होगा, यानी किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। और यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपके जो 1/3 मार्क से कट जाएंगे। अगर आपको उस प्रश्न को नहीं बनाना है तो आपको ई ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर उसे सर्कल बना करके उसे रंग करके ही आना है, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर ले तो PT में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का प्रावधान है, ठीक है। चलिए प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो PT परीक्षा की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। हाँ, अब ये है मेंस के लिए भी आपको बताया गया है। सामान्य हिंदी जो कि 100 अंक का ही होता है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 30% ही लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को। और प्रश्न पत्र 2nd और प्रश्न पत्र 3rd और निबंध देख सकते हैं। तो ये जो 4 पेपर हैं सारे, जो हिंदी है वो आपके 100 अंक के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 300 अंक के होंगे और 3 घंटे के होंगे। हिंदी में भी आपको 3 घंटे का ही समय
मिलेगा। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है आपको जो मेंस के लिए जो चूज करना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हो गया बाल विकास पदाधिकारी के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें भी एक पेपर बस कम है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो लगभग आपको जो समझना था आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर कटअप की बात कर लें तो अगर आप पिछले साल की अगर कटअप की बात करें तो अनरिजर्व में कितना गया था कटअप? आई थिंक 88। ठीक है, और EWS एक मिनट, तो अनरिजर्व अगर मेल की बात करें तो 88 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और फीमेल की बात करें तो 78। ठीक है, तो ये अनरिजर्व्ड का है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि जो पेपर है और क्वालिफाई करना टफ हो सकता है, और इस बार और ई ऑप्शन की वजह से थोड़ी सी परेशानी तो होने ही वाली है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, और मेरे जो बेस्ट विशेज है आप सभी के साथ हैं। तो फिर लग जाओ प्रिपरेशन में। और जो SCERT और जो NCERT ये बुक तो पढ़ना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, तो इसे पढ़ो। ठीक है, और मेरे चैनल पे SCERT के बुक का भी अपलोड हो रहे हैं, और धीरे धीरे NCERT भी अपलोड हो गए, और बहुत सारे जो PYQs हैं सब धीरे धीरे अपलोड होते होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।